ओके, वेलकम बैक एवरीबॉडी। और आशा करता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय, जो बहुमूल्य समय निकाल के शाम को 1 घंटे के लिए ज्योतिष का सत्संग करने के लिए यहाँ आते हैं, वो समय आपका जो है वेस्ट नहीं जा रहा होगा, ऐसा मैं कामना करता हूँ। ठीक है। और थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग इस पर कहते हैं ना, एक लय पकड़ लेंगे। तो जब लय पकड़ लेंगे तो और चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक है। तो थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आप लोग जो हैं अपने कीमती समय निकाल के ज्योतिष के प्रति अभिरुचि रखते हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और हम कोई बहुत बड़े न गुरु हैं न टीचर हैं। बस ये है कि कुछ समय पहले शायद आपसे ज्योतिष हमने पढ़ना शुरू किया होगा, तो जो हमने अपने सफर में चीजें सीखी हैं, मैं सिर्फ वही चीजें आपसे शेयर करता हूँ। ठीक है। और आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगी, तो उनसे अपने कॉन्सेप्ट को आप धीरे धीरे ज्योतिष के डेवलप करिएगा। आज मैं आपको ज्योतिष का एक बहुत बेसिक और बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत पे डिस्कस हम लोग करेंगे, और उस सिद्धांत का नाम है भाव नाम चक्र। नोट कर लो, हेडिंग आज की क्या है। वो है भाव नाम चक्र। ठीक है। यानी भावों के अलग अलग नाम। अब आपको पता है, जो नए लोग हैं उनको भी बता देते हैं, जो पुराने लोग हैं उनको उनको रिवाइज हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। भाव क्या है? भाव का मतलब खाना। हाउस, अंग्रेजी में हाउस कहते हैं। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, 12 हाउस होते हैं। ठीक है। हिंदी में उनको भाव कहते हैं। देखिए, हाउस तो इतना अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसको भाव संज्ञा दी है। प्रथम भाव, द्वितीय भाव। तो भाव जब हम बोलते हैं ना, संस्कृत में या हिंदी में, देवनागरी में भाव, तो एक भावना जगती है। यानी प्रथम भाव, यानी प्रथम भाव पर्सनालिटी। सेकंड सेकंड भाव परिवार, यानी परिवार एक भावना। तो इसलिए इसको, यानी कि ये जो 12 भाव होते हैं, ये हमारे जीवन के अलग अलग डोमेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अलग अलग भाव से हम अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों पर विचार कर सकते हैं। जैसे कोई भाव पत्नी का है, कोई भाव प्रोफेशन का है, कोई भाई भाव धन का है, कोई भाव शत्रु और एनिमीज का है, कोई भाव हमारा जो है संतान का है। तो इस तरह अलग अलग। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ संतान ही बताएगा, एक भाव में कई सारे डोमेन फिट किए गए हैं। जैसे भाव तो 12 ही हैं, लेकिन हमारे जीवन में तो हजारों तरह के इवेंट्स होते हैं। तो मतलब एक एक भाव को 10-10, 50-50, 100-100, 500-500 काम दे दिए गए हैं। ये मतलब ये वाला अगर हमें काम, जैसे मान लीजिए हमें संतति देखनी है। संतति का मतलब होता है प्रोजनी। तो प्रोजनी के लिए सबसे पहले हम पंचम भाव को उठाते हैं। तो यानी पंचम भाव से हम प्रोजनी भी देख सकते हैं। अब मान लो हमको जो है स्पोर्ट्स देखना है, तो स्पोर्ट्स के लिए भी हम पंचम भाव उठाते हैं। अब मान लो हमें बुद्धि देखनी है, तो बुद्धि के लिए भी पंचम भाव उठाते हैं। अब मान लो हमको जो है स्पेकुलेशन देखना है, लॉटरी सट्टे जुए में पैसा जीतने वाला देखना है, तो भी पंचम भाव उठाते हैं। अब मान लो हमको जो है रिलेशनशिप देखनी है, तो भी पंचम भाव उठाते हैं। अब मान लो हमको पिछले जन्म की मंत्र शक्ति देखनी है, तो भी पंचम भाव उठाते हैं। तो ऐसा नहीं कि पंचम एक कीवर्ड से हम उसको याद करने के लिए आसान कर देते हैं। जैसे मान लो सप्तम भाव जो है वो जया भाव है। अब आप पूछोगे जया भाव क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को हम कहना चाहेंगे कि देखो मेरे प्यारे जिज्ञासुओं ज्योतिष के, एक चीज बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ लो कि ज्योतिष अगर आपको सीखनी है, तो एटलीस्ट आपको, इसको फिर से शुरू करते हैं तब मजा आएगा समझने में। वराह मिहिर ने कहा है कि मैं सूर्य का उपासक वराह ऐसे शास्त्र की रचना कर रहा हूं, जिसको आने वाले समय में ज्योतिष के जिज्ञासु पढ़ने के बाद इसके बहुअर्थी मीनिंग निकालेंगे। यानी जो ज्योतिष के आने वाले छात्र होंगे, जो मेरे इस ग्रंथ को पढ़ेंगे, वो अपनी अपनी, अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने जा रहा हूं, अपने अपने छंद, निरुक्त, भाषा, व्याकरण के ज्ञान के अनुसार मेरे श्लोकों को कई मल्टी लेवल डायमेंशन पर डिकोड करेंगे। तो यानी कि जितनी वो राजेश खन्ना और टीना मुनीम की एक पिक्चर थी सौतन, शायद तुम दोनों ने देखी हो। उस गाने में सिर्फ एक चीज हमने सीखी ज्योतिष में, जो सबसे काम की थी, वो थी, एक गाना था, पद्मिनी कोल्हापुरी गाती है वो गाना, जिसका जितना है आंचल यहाँ उसको सौगात उतनी मिलेगी। तो मेरे भाई और बहनों ये समझ लो, ज्योतिष में तुम्हारा जितना आंचल है ना, जितना जितना आंचल है उतनी सौगात पाओगे। यानी जितनी तुम्हारी छंद, निरुक्त, व्याकरण, भाषा, वेद, पुराण, उपनिषद का ज्ञान तुम्हें होगा, उतना अच्छा तुम एस्ट्रोलॉजी को डिकोड करके अपना आंचल भर पाओगे। अदरवाइज ऊपर ऊपर से चीजें निकल जाएंगी, समझ कुछ नहीं पाओगे।
तो अल्टीमेटली ज्योतिष हमारी परंपरा में, वशिष्ठ परंपरा में ज्योतिष जो है सबसे आखिरी में सिखाया जाता है। ज्योतिष सिखाने से पहले वेद पुराण कहानियां ये सब, इतिहास, रामायण महाभारत रामचरितमानस, ये सब पढ़ाया जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है, हम एक वर्ड के कई कई मीनिंग खोज निरुक्त हुए। अब जैसे पाणी अष्टाध्यायी जो 8-10 साल लग जाते हैं पढ़ने में, यानी व्याकरण। तो जब तुम्हें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा तो तुम इसके एक स्थूल मीनिंग निकाल पाओगे। किसी भी ऋषि का जब तुम श्लोक पढ़ोगे तो उसका स्थूल मीनिंग तुम्हें समझ में आएगा, उसके डीप इंटरप्रिटेशन समझ नहीं आएंगे, और तब तुम ज्योतिष बन नहीं पाओगे। यही चीज हम तुम्हें समझाना चाह रहे हैं। तो हम कहाँ पे थे, हम तो भूल ही गए हम क्या पढ़ा रहे थे। खैर एनीवे, हाउस सिस्टम पढ़ा रहे थे। तो इसमें ये समझो, हाँ जैसे हमने कहा सेवेंथ हाउस जया, यहाँ से शुरू किया। तो अब तुमको पता है जया, एक तो अमिताभ बच्चन की बीवी का नाम जया समझ था, गया। बहादुरी। तो जया का मतलब क्या होता है बताओ, कोई जना हाथ रेस कर। पार्टनर। पार्टनर। वेरी गुड। इसलिए सेवेंथ हाउस से ज्यामित्री दोष भी देखा जाता है, सेवेंथ हाउस को ज्यामित्री भी बोलते हैं। जय तो अब इस सेवेंथ हाउस के जैसे थर्ड हाउस तुम लोग कहते हो ना, अब थर्ड हाउस का एक नाम विक्रम भी है। विक्रम मतलब वीर विक्रमादित्य, विक्रम, हाँ मतलब जो जो बहादुर हो। तो ऐसे चीजों को समझो। जब तुम खानों के 10-10 नाम तुम्हें पता होंगे जो ज्योतिष में इस्तेमाल हुए हैं, तो उस हर हर वर्ड से उस खाने की, उस भाव की क्वालिटी डिपिक्ट होती है। ठीक है। तो अभी इस पर भी आगे चलेंगे और इस पर, लेकिन फिलहाल आज हम अपने भाव नाम चक्र पे चलते हैं सीधे सीधे। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो है 12 खाने की कुंडली होती है, ये प्रथम हाउस। नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट, एक साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट होता है, एक नॉर्थ इंडियन स्टाइल चार्ट होता है। तुम लोग सब मोस्टली नॉर्थ इंडियन के हो, तो मैं साउथ इंडियन चार्ट को नहीं टच कर रहा हूँ। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है। कोई बता सकता है नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन चार्ट में डिफरेंट डिफरेंस क्या होता है? एक सेकेंड। हेलो। सर, हाँ बोलिए। जरूरी है। सॉरी सॉरी फादर, फादर का फोन आ गया था। एनीवे, हाँ बताइए। तो हम क्या सवाल पूछा था हमने? हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस सर, बिटवीन इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट एंड साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ चार्ट? कोई बताना चाहेगा? देखिए, सर सेकेंड नॉर्थ हाउस। सर नॉर्थ इंडिया में ना मतलब हाउस फिक्स होता है, साउथ इंडिया में राशियां फिक्स होती है। साउथ इंडियन चार्ट्स में जैसे उधर असेंडेंट किसी भी उसमें क्या क्या हाउस में नाम तो परफॉर्म। बताइए पहले, हम कैसे जाने कौन बोल रहा। सर मैं गजानन, सॉरी। गजानंद जी, अच्छा तो आपने बहुत अच्छा बताया। तो लेकिन आपके इतना कह देने से बाकी लोग तो नहीं समझ पाए होंगे कि हाउस और राशि कैसे फिक्स, वो तो घर बना के ही बताना पड़ेगा बोर्ड पे। कोई बात नहीं, बट आपका जवाब एकदम सही है। और कोई इसके अलावा? एक, सर एक मंगल दोष उसमें सेकेंड हाउस में भी होता है, हमारे में मंगल दोष सेकेंड हाउस में नहीं होता। एक और। मैम, अभी हम सिर्फ चार्ट के डायग्राम की बात कर रहे हैं, वो ठीक बात है आपकी, साउथ इंडियन जो है सेकंड। अच्छा चलो, अब आपने इतना बढ़िया पॉइंट बताया है रश्मि जी ने, तो रश्मि जी प्लीज, विल यू एलोबरेट? मंगल दोष जो हमारे में है, फर्स्ट, फोर्थ, देखिए, सेवेंथ और आप ये एट। कहना चाहती हैं, हम आपकी बात को थोड़ा आसान कर दें, क्योंकि अब आपको आपको पढ़ाना है ना, हमें थोड़ा पढ़ाना है। नॉर्थ इंडिया में यहाँ पे नहीं, आप मंगल हो तो दोष, यहाँ पे 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 मंगल हो तो दोष। आठवें में। हाँ। साउथ इंडिया में क्या होता है कि अगर मंगल यहाँ पर भी है तो भी दोष। तो अब विल यू प्लीज एलोबरेट व्हाई सेकंड हाउस में मंगल होने पे मंगल दोष साउथ इंडिया वाले क्यों मानते हैं, और क्यों नहीं, हमें भी क्यों मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए? तो अब आप इसको एक्सप्लेन करिए। हम कोई नहीं इधर मानते। सुन नहीं, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम लोग जो यहाँ पे ज्योतिष सीखते हैं, आप सबको आपके इस सवाल से पता है सबको फायदा होने वाला है। तो आपको साधुवाद एडवांस में, ये आपने एक सवाल उठा दिया। लेकिन अब खाली देखो, आपने जीवन भर इस बात को सिर्फ रट लिया है कि सेकंड हाउस में मंगल होने से मंगली भी होता है। हम भी मान रहे होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा इनपुट तो दो क्यों, कभी कि जिससे सर ये आपने ही सिखाया था। अरे तब तो मैं, फिर मेरे को भी याद नहीं आ रहा। आपने ही सिखाया, तभी मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये याद है सेकेंड में होता है। अच्छा चलो, हम तुमको आसान भाषा में फर्स्ट का। बताते हैं। कल भी पढ़ाया था, परसों भी पढ़ाया था, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ये हम्म। बताओ, सेकंड हाउस जो है, सेकंड भाव जो है किन 3 चीजों को मेनली बताता है? सेकेंड भाव जो है हमारी एसेट्स होते हैं, लेनिएज होती है, स्पीच होती है, और डेली रूटीन होता है। देखो, आसान आसान भाषा में रटो। धन स्थान, हाँ। कुटुंब स्थान, वाक स्थान। बोलो फिर से एक बार। हाँ, और बोलो। धन भाव कहलाता है। ओहो, धन स्थान, कुटुंब धन स्थान, स्थान। कुटुंब स्थान, वाक स्थान।
वाक्स्थान, हाँ। वाक मतलब बोलना, धन मतलब धन, धन बोलना, स्थान, कुटुंब हाँ। मतलब परिवार। ये मेनली है, तो उसमें हजारों चीजें, सेकंड हाउस में कम से कम हम्म। 1000 चीजें हैं, लेकिन फिलहाल 3 से शुरू करो, ठीक है। अब ये हाँ। बताओ कि मंगल जो है वो कौन है तारामंडल में? मंगल, मंगल हमारे सेनापति हैं। सेनापति है। बोलने में सेनापति बोलने में कैसा होगा? बोलने आदेशात्मक में थोड़ा होगा, कड़क। कड़क होगा। अब अगर जिसके भी मंगल सेकंड हाउस में बैठ जाएगा, और मंगल सेपरेटिव टेंडेंसी का प्लेनेट है, ये भी आपको पता है। मंगल कराए हम्म। दंगल वैसे तो मंगल मांगल भी हाँ। कराता है, लेकिन कभी कभी दंगल भी करा देता है जो करा वो। तो अब जब सेकंड हाउस में जिसके मंगल बैठ जाता है, तो एक तो क्या है, वो अपने परिवार से लड़ता रहेगा, बोलेगा बहुत तीखा, हमेशा आदेश देगा, किसी से दबेगा नहीं। तो आजकल लड़कियां भी सब पढ़ी लिखी होती हैं, 70 साल पहले की बात तो है नहीं कि हमारी अम्मा और दादी घर में आ गई तो ठीक है, खाना बनाने में कोई कोई उनको मतलब नहीं, 2 बातें सुन भी लेंगी। आजकल की लड़कियां तो पढ़ लिखने के बाद सुनती है नहीं किसी की। तो अब अगर मान लो पति जो है आदेशात्मक बोलेगा, रूल करने की कोशिश करेगा, तो वो दबेगी नहीं? दबेगी। देखो, हर चीज देश काल परिस्थिति के हिसाब से लगाओ। तो सेकंड हाउस में जब कोई भी क्रूर या पापी ग्रह बैठ जाते हैं, तो आवाज खराब हो जाती है। जैसे राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, आदमी गाली गलौज करेगा, 100% गाली बक के बात करेगा, ठीक है, नशा करेगा। तो उसी तरह मंगल जब सेकंड हाउस में बैठ जाता है, तो आदमी जो है वो, उसकी बोली आदेशात्मक, थोड़ा सा क्रूरल्टी वाली हो जाती है, वाणी में क्रूरल्टी। और कहते हैं ना, हम लोग ज्योतिष में हमने आपको क्या सिखाया है, मीठा बोलने वाले का मिर्चा भी बिक जाता है, और कड़वा बेचने वाले की मिठाई नहीं बिकती ठीक है। तो जब उसकी आवाज ही खराब हो जाएगी, तो परिवार की नींव तो वैसे ही हिल जाएगी। एक होता है कि जरा पानी पिला देना, और एक होता है पानी लेके नहीं आई अभी तक। तो दोनों में फर्क है, लड़ाई कहाँ शुरू होगी? यहीं से तो शुरू होगी, बस इतनी सी बात है। तो साउथ इंडिया वाले गलत नहीं है, ठीक है, साउथ इंडिया वाले गलत नहीं है। फिर सेकंड से बैठ के मंगल जो है 8वें पे दृष्टि डाल देता है। 8वां जो है मांगल का होता है, यानी कि लड़की की कुंडली में उसका सुहाग, और लड़के की कुंडली में उसका पत्नी का जीना या मरना। ये भी एक प्रश्न हो जाता है, 8वें में दृष्टि मंगल की आ जाती है। क्योंकि आपको पता है, 7वीं दृष्टि जो है, पराशर ऋषि के अनुसार हर ग्रह की जो 7वीं दृष्टि होती है, वो 100% रिजल्ट देती है। यानी कि अगर कोई ग्रह 7वीं दृष्टि से देख रहा है, तो एक प्रकार से उसको वहां पे बैठा हुआ ही माना जाएगा। अगर सेकंड में मंगल बैठा है और दृष्टि 7वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि जो 100% दृष्टि होती है, अगर उससे वो 8वें घर को देख रहा है, तो वन ऑन द अदर मंगल वहां पे बैठा या स्थित ही माना जाएगा। ठीक, तो यानी 8वें, तो इस तो कई सारे ऐसे लॉजिक आप लोग धीरे धीरे ढूंढती रहिए। बट यू आर गुड, आपने, आपकी वजह से देखिए कि कुछ लोगों को जिनको नहीं पता होगा, उनको भी आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा, थैंक यू, आगे चलते हैं। तो आज हम आपको, अब हम आप क्योंकि हमारा सिर्फ एक तरफा बोलना ही हमारा काम नहीं, आप लोगों से पूछते रहना भी हमारा काम है। क्योंकि हम आप लोगों से बात कर करके ही पढ़ाने में इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो अब हम करेंगे सुमन को अनम्यूट। सुमन जी, पार्टिसिपेट करिए पढ़ने में, आप भी तभी सीख पाएंगी। नमस्ते सर। नमस्ते सुमन बिटिया। ये जो 12 घर होते हैं, इन 12 घरों की अलग अलग परिभाषाएं, उपमाएं होती हैं। जैसे ये लग्न है, ये दशम भाव है, इसमें से कोई केंद्र है, कोई त्रिकोण है, कोई अपोकिलिम है, कोई त्रिक है, कोई पड़फर है, कोई अलग अलग ग्रुपिंग है कुछ, हाँ हाँ। कई जगह। तो अब हम तुम लोगों से सिंपल एक तरह से, सुमन सबसे पहले हमको बताएगी कि कुंडली में केंद्र हाउस कौन कौन से होते हैं। हम नंबरिंग कर दें, यहाँ हाउसेस की नंबरिंग कर वन दें क्या? केंद्र के रुक होते जाओ रुक हैं जाओ रुक जाओ, एक, पहले नंबरिंग कर देते हैं। 1, 4, 7। 4, 7, 8। अरे बिटिया रुक जाओ, नंबरिंग कर देना तो। चलो, अब हमने नंबरिंग कर दी। तो अब हम जो है सबसे पहले केंद्र स्थान कौन से होते हैं कुंडली में, ये बताओ। 4, 1, 4, एक 7, 8 और एक 7, 10। सर, चार 7, 10, 10, 1, 4, 7, 7, 10। 10। यानी कि ऑब्वियस है, केंद्र में तो इनको केंद्र कहते हैं, हाँ, केंद्र होते हैं। ठीक है। केंद्र स्थान को किसी और नाम से भी जाना जाता है? केंद्र व स्थान को हम्म। लग्न का तो फर्स्ट हो गया, वो नहीं पता सर मुझे। नहीं, ये जो केंद्र, जैसे एक, जैसे मान लो हमारा नाम, मान लो हमारा, जैसे मान लो जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी पूरा कहते हैं, कई लोग एलयू भी कह देते हैं, कोई लखनऊ हाँ विश्वविद्यालय का, तो एक ही चीज के कई सारे नाम है। तो वैसे केंद्र का जो 1, 4, 7, 10 की जो ग्रुपिंग है, जिसको हम लोग केंद्र कहते हैं, क्या तुमने अपने जीवन में कभी इनके कोई और नाम भी सुने हैं? सर, मैंने नहीं सुना। अगर तुमने इनके और नाम सुने होते तो तुम 2, 4, 5 प्रिडिक्शन कर ले जाती। चलो लिखो।
सबसे पहले जो सत केंद्र के स्थान होते हैं ये लक्ष्मी स्थान भी होते हैं। अच्छा, लक्ष्मी। ये हमारे जीवन की वो वेल्थ है जो हम पैदा होने के साथ ही लाते हैं। धर्म, धर्म की राशि है। हाँ जी। धर्म, धर्म, अर्थ, अर्थ, काम, काम, मोक्ष, यानी मोक्ष। चारों चीजें इसमें बीच में होती हैं। वैसे तो अभी अभी और सिखा रहे हैं, देखो लिखो। सबसे पहले जो है इसके जो नाम है वो लिख लो। इसको बोलते हैं केंद्र स्थान, लक्ष्मी स्थान, कंटक स्थान, चतुष्टय। कंटक। कंटक और चतुष्टय, और भी नाम होंगे लेकिन हम तुम्हें चार पांच मेन मेन नाम लिखा दे रहे हैं, ठीक है। यानी कंटक, केंद्र, चतुष्टय, लक्ष्मी और केंद्र, ये सब। और ये जो है नॉर्मली ज्योतिष में चलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ के ये हो गए हमारे केंद्र, ठीक है। अब आ जाओ आगे चले और ठीक है आगे चलते हैं। अब अगली एक कॉन्सेप्ट, ये हरे पेन से मैंने मार्क किए हैं, थोड़ा हरापन ढीला चल रहा है मेरा, लग रहा मोटा मोटा करा देते हैं। तो ये केंद्र हो गए हमारे, इनकी महिमा है, इनके रिजल्ट हैं, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कुंडली को पहचानना सीखो। अब इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आती है पड़फर। तो बताओ बेटिया, पड़फर कौन होता है? पड़फर मतलब पड़फर का मतलब होता है जो फॉलो करते हैं, जो बाद में आते हैं, ठीक है। तो पड़फर की अब तुम लोग के लिए होमवर्क क्या है, तुम सब लोग गूगल पे जाओ, डिक्शनरी में जाओ, पड़फर, पड़फर देखो ऐसे लिखते हैं हिंदी में, हम लिख देते हैं, ठीक है। देख लो कैसे लिखते हैं पड़फर, इसी तरह ढूंढना पड़फर, ठीक है। तो पड़फर के बारे में मुझे कल तुम सबसे होमवर्क चाहिए। तुम सब लोग कल पड़फर के बारे में दो दो तीन तीन एक एक मिनट सब लोग पहले बोलोगे, तब हम आगे पढ़ाएंगे। तो अब इसके बाद आते हैं, कोई बताएगा पड़फर हाउस कौन कौन से होते हैं? कोई बात नहीं, सर टू जितने भी, फाइव एट इलेवन हैं, 2 5 8 11। वेरी गुड। यानी जितने भी केंद्र हाउस हैं, केंद्र हाउस से अगला हाउस जो है वो पड़फर कहलाता है। तो पहला अगर केंद्र है तो इससे नेक्स्ट हाउस कौन सा है? ये वाला, ठीक है। अब हम पड़फर पीएफ लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये हम केंद्र, यहाँ पे हम लिख देते हैं केंद्र, जिससे तुम लोग आइडिया रहेगा, ठीक है। तो पड़फर यानी पहले के बाद, पहले केंद्र के बाद जो अगला हाउस है वो पड़फर है। अब ये चौथा, और फिर अगला केंद्र कौन होता है? चौथा। तो इसके बाद कौन सा? पांचवा हाउस, तो ये पड़फर हो गया। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर आई एम सॉरी, मेरे ना फोन अपने आप ही बंद हो गया था, मुझे ना केंद्र स्थान क्या बिल्कुल समझ नहीं आया। आई एम सॉरी सर, ये अपने आप ही बंद हो गया और अभी मेरा पर में जो मेरा पॉइंट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है ना, उसमें स्टार्ट हुआ। आई एम सो सॉरी। क्या नाम है आपका? सुमन ही है। सुमन, अभी एस्ट्रोलॉजी एकदम नई नहीं कर रही हैं क्या? आप सीख रही हैं? नहीं नहीं सर, नहीं 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 सीख रही, मगर अभी कंफ्यूजन बहुत है क्योंकि मैंने यूट्यूब से देख लिया, इधर से देख लिया, ऐसे ऐसे सीख कर रही है। तो आपके हिसाब से केंद्र स्थान कौन कौन से होते हैं बताइए? 1 4 7 10। हाँ, तो ये देखो कुंडली के केंद्र में है ना, एक दूसरे से हाँ जी ज्वाइंट। सर। नहीं, ये लक्ष्मी स्थान कहते हैं इसको, कंटक स्थान कहते हैं, और क्या कहते हैं? चतुष्टय, चतुष्टय। लिख दूं चतुष्टय? हाँ, लिख, चतुष्टय। चतुष्टय ऐसे लिखा जाता है, चा, ठीक है। चा लिखा, और फिर ता लिखो, ता में मात्रा लगाओ, फिर आधा ता बनाओ, ये टा है, चतुष्टय, ठीक है। ये चतुष्टय की स्पेलिंग है हिंदी में। साधन चतुष्टय भी बोलते हैं इसे, चतुष्टय मतलब चार, चतुर्थ मतलब फोर्थ, चतुष्टय, साधन चतुष्टय भी बोला जाता है इसको कहीं कहीं। एनीवे, तो अभी केंद्र, अब ये एक केंद्र है। तो हर केंद्र से जो हाँ। अगला स्थान होता है, यानी पहले केंद्र से जो अगला हाउस है, दूसरे केंद्र से जो अगला हाउस है, तो अब बताओ तीसरा पड़फर जो है, पड़फर हाउस कौन सा होगा? अब हम ये तुम लोगों से पूछेंगे, किसी से हाथ उठाओ जो जवाब दे। ये बताएंगी रेखा गुप्ता जी। 11। रेखा गुप्ता जी बताइए कि अगला जो है पड़फर हाउस कौन सा होगा जो कि अगले केंद्र से नेक्स्ट होगा? बताइए बताइए बताइए, ध्यान दो भाई, ध्यान दो। नहीं मतलब मुर्गी अपनी जान से भी खाने वाले को मजा ही नहीं आया तो फायदा क्या होगा? सेकंड हाउस, फोर्थ के बाद फिफ्थ हाउस, सेवेंथ के बाद एट्थ हाउस, और 10th के बाद 11th। 8th हाउस। वेरी गुड। अगला जो है पड़फर हाउस होगा,
वो होगा एट्थ हाउस, क्योंकि 7 के बाद है। अब इसके बाद वाला पड़फर हाउस कौन सा होगा, ये बताओ मुझे। 11, हाँ, 11 सर, अच्छा, पहले 11। पहले ही बोल दिया आपने कोई बात नहीं। डन। तो ये जो 11th हाउस है ये हो गया पड़फर। ठीक है, तो अब हमने दो चीजें सीखी। 12 खानों की कुंडली में बीच के 4 हाउस को केंद्र हाउस बोलते हैं, कंटक हाउस बोलते हैं, लक्ष्मी स्थान बोलते हैं, चतुष्टय बोलते हैं। उसके बाद हर केंद्र से जो अगला हाउस होता है, यानी पहला अगर केंद्र है तो उससे नेक्स्ट हाउस दूसरा, चौथा अगर केंद्र है तो उससे नेक्स्ट हाउस पांचवा, 5वां, सातवां अगर केंद्र है तो उससे नेक्स्ट हाउस आठवां, 10वां अगर केंद्र है तो उससे नेक्स्ट हाउस 11, यानी 11। 2 5 8 11, 2 5 8 11 आर कॉल्ड पड़फर। होमवर्क क्या है, कल हम पड़फर की सब लोग एक एक मिनट की डेफिनेशन बताएंगे, ये होमवर्क है। जो होमवर्क करके नहीं लाएगा उसको जो है पनिशमेंट। मिलेगा। ठीक है, तो अब हमने पड़फर समझ लिया। अब आते हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी एडमिशन, ये भी तुम्हारे होमवर्क में जाएगा, पहले ये लिख लो। फिर आता है इसके बाद एक वर्ड आता है ज्योतिष में, लिखो, देखो हिंदी में लिख रहे हैं। हमारी हिंदी क्या, हमारी राइटिंग बड़ी खराब है, तो तुम लोग थोड़ा बेयर कर लेना। ठीक है, अपोक्लिम, अपोक्लिम, इन सब की डेफिनेशन, इन सब का इस्तेमाल बाद में सिखाएंगे, पहले परिचय कर लो, दोस्ती कर लो पहले, हैं, फिर बताएंगे अपोक्लिम क्या करते हैं, पड़फर क्या करते हैं, केंद्र क्या करते हैं। ठीक है, ये सब बाद में सीखेंगे, लेकिन पहले समझ लो कौन कौन कहाँ कहाँ पे होता है। जब यही नहीं पता होगा कि चीज कहाँ पे, तो फिर सिखा के क्या फायदा। तो अब हम अपोक्लिम सीखेंगे। तो क्या तुम में से कोई बता सकता है कि अपोक्लिम कौन कौन से हाउस अपोक्लिम होते हैं? केंद्र से 1 2 3, थर्ड हाउस। 3 6 9 12। अरे ऋषभ ने देखो बता दिया, यानी जितनी भी द्वि स्वभाव राशियां हैं, ड्वेल साइन है। तुम लोगों को पता है द्वि स्वभाव राशियां कौन कौन सी होती हैं? ऋषभ को छोड़ के, जो पुराने लोग छोड़ के कोई नया लोग ट्राई करें। सुमन बताएगी, सुमन जी बताइए कौन। ड्यूएल का मतलब तो होगा जिनका दो स्वभाव हो। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, ड्वेल का मतलब ही होता है द्वि स्वभाव राशियां। तो अपनी हाँ, 12 राशियों में से द्वि स्वभाव राशियां कौन कौन सी होती हैं? जो जिनके दो दो हो, या तो जैसे थर्ड और सिक्स का सेम हो गया, जो बुध हो गए दोनों के, ऐसे। नहीं नहीं, ऐसे तो फिर वीनस के भी दो होते हैं, मंगल के भी हाँ, दो होते विनस के हैं। भी दो होते हैं कोई स्वभाव राशि का मतलब होता है जिनमें ड्युअलिटी हो। वो मैं आगे बता दूंगा, थोड़ा आपने लेट ज्वाइन किया, शायद ये पहले मैंने पढ़ाया भी था, लेकिन फिर आगे पीछे कहीं ना कहीं इसका संदर्भ जब आएगा तो सीखिएगा। पहले मोटा मोटा ये समझ लीजिए, बुध की दोनों राशियां और गुरु की दोनों राशियां द्वि स्वभाव होती हैं। ठीक है, यानी कि 3 6 9 12, 3 का मतलब मिथुन, 6 का मतलब कन्या, 9 का मतलब धनु, और 12 का मतलब मीन। 3 6 9 12 दे आर डुअल साइन। तो अपोक्लिम जो होती हैं, अपोक्लिम हाउसेज जो होते हैं, यहाँ पे अभी राशियों का हम इतना जिक्र नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ घरों की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो अभी हम कर रहे हैं राशि की बात नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ राशि का परिप्रेक्ष्य ना लेके हम अपोक्लिम की बात कर लेते हैं। लेकिन एक दूसरे का संबंध है तो हम राशियों पे चले गए, अभी मैं राशियों पे नहीं जाना है। तो अगली जो हमारी भाव नाम चक्र है, भाव नाम चक्र में अगला जो कीवर्ड है वो है अपोक्लिम। तो अपोक्लिम होते हैं, अपोक्लिम के लिए कोई नया कलर का पेन यूज करें, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अपोक्लिम यानी कि सबसे पहले हुआ केंद्र, केंद्र के बाद पड़फर, पड़फर के बाद अपोक्लिम, यानी कि ये पहला अपोक्लिम हो गया। अपो एक ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, अपोक्लिम। तो यानी कि केंद्र, हर हर केंद्र से ये पहला केंद्र है तो 1 2 3, हर केंद्र से तीसरा घर केंद्र हाउस जो है अपोक्लिम होगा, हर केंद्र से दूसरा हाउस पड़फर होगा, और केंद्र तो केंद्र है ही, यानी केंद्र से अगला हाउस पड़फर, केंद्र से तीसरा हाउस अपोक्लिम। अब हमें बताओ कि अगला अपोक्लिम हाउस कौन सा होगा, ये बताएंगे, कौन बताएगा भाई? तो ये है, बता देते हैं, प्रीति शर्मा को करते हैं अनम्यूट। प्रीति जी आ जाओ मैदान में और बताओ अगला अपोक्लिम हाउस कौन सा होगा? प्रीति तो गायब ही हो गई, कोई बात नहीं, किसी और। बताओ। हाँ बताओ बिटिया। 6 हाउस। हाँ, उसका लॉजिक। सर है ना, केंद्र जो 1 है, तो 1 से तीसरा हाउस थर्ड वाला, वेरी और गुड। 4 5 और 6 थर्ड हाउस हो गया। और दूसरा केंद्र क्या है? 4 नंबर, ये वाला, 4 तो यहाँ नंबर, पे तो पहला 4 से छठा और दूसरा थर्ड नंबर है। अपोक्लिम। तो अब बिटिया लगे यहाँ तीसरा भी बता दो, तीसरा अपोक्लिम हाउस कौन सा होगा? 9th हाउस। वेरी गुड। चौथा? 12 हाउस। वेरी गुड, सीख गई।
ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने आज जो है, अब ये देखो, इन अभी तुम लोग पहले समझो। अभी क्या है, तुम लोग आज ये समझ पाए कि ये जो 12 भाव होते हैं, ये सिंपल 12 भाव नहीं है। इसमें से कुछ केंद्र हैं, इसमें से कुछ पड़फर हैं, इसमें से कुछ अपोक्लिम हैं। वो तीनों का रिजल्ट देने का तरीका अलग अलग है। केंद्र विल बिहेव समथिंग डिफरेंट, पड़फर विल डिफरेंट विल behave something different, and apoclim will behave something different. And when all the three players are behaving differently, your chart will be having the 100 shades of gray. चार्ट में हजारों तरह के इवेंट्स होंगे, क्योंकि सारे घर एक तरह से तो बिहेव कर नहीं रहे हैं। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, कोई गाना गा लेता है, कोई उछल कूद कर लेता है। तो तुम्हारे जीवन में डिफरेंट डिफरेंट डांसेस और डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स होंगे। हाँ या ना? ऋषभ, रिकॉर्डिंग रोकना नहीं, बस एक सेकंड में मैं एक पानी की बोतल लेके जी आ रहा सर, हूँ। जी सर। ओके, तो अलग अलग भाव में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। किसी के पास पढ़ाई का डिपार्टमेंट है, तो पढ़ाई का हाउस, जैसे मान लो फिफ्थ हाउस होता है, तो फिफ्थ हाउस क्या है? पढ़फर। पढ़फर। तो अब जब पढ़फर को समझ लेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि पढ़फर हाउस की जो ऊर्जा है वो कैसे हमारे लव लाइफ में, कैसे हमारी बुद्धि में, कैसे हमारे एजुकेशन में, कैसे हमारे स्पोर्ट्स में, कैसे हमारी क्रिएटिविटी में, कैसे हमारे पंचम हाउस की जो डिमांड उसमें लगती है। उसी प्रकार जैसे मान लो थर्ड हाउस अपोक्लिम है, तो जब अपोक्लिम की ऊर्जा को समझ लेंगे तो हम थर्ड हाउस, क्योंकि अपोक्लिम हाउस है, तो हम थर्ड हाउस के डोमेन क्या है? पड़ोसी, छोटा भाई, पराक्रम, कम्युनिकेशन, राइटिंग एबिलिटी, शॉर्ट ट्रेवलिंग। ठीक है, इन सब के बारे में अपोक्लिम की एनर्जी को जोड़ के प्रिडिक्शन करने में इजीनेस होगी। तो अभी हम लोगों ने तीन चीजों को समझा। अभी हमने पहली चीज क्या समझी? केंद्र। एक, एक, चार, सात, 10, ये अभी, और ये राशियां नहीं है, अभी ये हाउसेस हैं। क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं वो तो राशियों के नंबर होते हैं, क्योंकि हाउस फिक्स होता है। ये एक नंबर हमेशा, ये एक नंबर ही रहेगा, ये हमेशा 4 नंबर रहेगा। राशि भले 1 से लेकर 12 तक यहाँ पे कोई भी आए, राशि यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर पढ़ाओ, लेकिन बैकग्राउंड में हाउस नंबर 1 ही रहेगा। हाउस के सिग्निफिकेटर अलग हैं, राशि के सिग्निफिकेटर अलग हैं, तो इस हाउस के ऊपर राशि ओवरलैप करेगी, फिर उन दोनों को मिला के हम प्रिडिक्शन करते हैं। वो ग्रह आ जाता है तो वो टॉपिंग और सीजनिंग हो जाती है इस पूरे खेल की। ठीक है, तो अब चलते हैं। अब एक और नाम लेते हैं। अब आपने एक हाउस, अब हम कुछ जनरल आपको चीजें बता देते हैं। अब जैसे आपने समझ लिया, और नाइन्थ हाउस जो है अपोक्लिम है, तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि एक हाउस जो है एक ही चीज हो। मतलब ऐसा थोड़ा है कि चाचा ही, अगर ये चाचा है तो ये चाचा जो है कहीं किसी का पिता नहीं हो सकता है, या चाचा किसी का पति नहीं हो सकता है, तो ये भी होता है। तो अब आते हैं केंद्र स्थान पे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने अभी केंद्र पे फिर वापस सबको लेके चलते हैं। पहला केंद्र, दूसरा केंद्र, तीसरा केंद्र, चौथा केंद्र। अब ये मुझे बताओ तुम लोग अपनी अपनी नॉलेज से, ये चारों केंद्रों में अगर हम तुमसे ये पूछ लें कि सबसे बली, सबसे मजबूत केंद्र कौन होगा, तो इसका क्या जवाब है? बताओ। अब हम, लग्न। अरे शायद लग्न। सर लग्न होना 10th चाहिए। हाउस सर, 10th हाउस। लग्न। हाँ, तो ये पूछते हैं नायल तो बता देंगे। किसी ऐसे से पूछे नए, उसका भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ना। जया, जया, जया से जी पूछ। सर। जी हाँ सर। जया बिटिया बताओ, अगर ये 1, 4, 7, 10 में, तो इसमें सबसे मजबूत केंद्र कौन सा होगा? सर मेरे हिसाब से फर्स्ट वाला होना चाहिए, क्योंकि वो स्वयं के लिए होता है। हाँ, अभी मैं तुम लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो फर्स्ट हाउस जो है वो केंद्र माना जाता है, लेकिन अभी फर्स्ट हाउस और भी उसकी अभी डेफिनेशन सिर्फ 2 मिनट में भी बता दे रहे हैं। ये त्रिकोण का पहले, भाग भी माना जाता है। हाँ, वो त्रिकोण भी माना जाता है, वो भी हम बता रहे हैं तुम्हें। ये पहले समझो। हमेशा 1, 2, 3, 4, ठीक है, इन चारों केंद्रों में अब एक वर्ड हम बोल रहे हैं, लिखो। उत्तरोत्तर बली होते हैं। उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर बली यानी असेंडिंग ऑर्डर में बली होंगे। उत्तरोत्तर। हम्म। उत्तरोत्तर मतलब
पहले से बली चौथा, चौथे से बली सातवां और सातवें से बली 10वां। तब तो 10वां हाउस होगा, हाँ तब तो हाँ 10वां हाउस ही होगा। 10वां हाउस। जैसे इसको इसको ऐसे समझ लो, यानी जैसे ये पहला है तो पहले से बली चार, चार से बली सात और सात से बली चंद मेरा दिख नहीं रहा, मैं दूसरे से लिख रहा हूँ, ठीक है। एक से बली चार, चार से बली सात, सात से बली 10, ये ऐसे लिखते हैं ना मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला बना के असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। यानी चार से छोटा, अब उल्टा कर लो, 10 से कम बली सात, सात से कम बली चार, 7 से कम 4। ये उत्तरो, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उत्तरोत्तर बली। तो अब हमको तुम लोग ये बताओ कि सबसे कमजोर पड़फर कौन सा होगा और सबसे मजबूत पड़फर हाउस कौन सा होगा, इसी को मद्देनजर में रखते हुए। सबसे कमजोर और सेकंड सेकंड वाला और होगा, सबसे बड़ी 10th। 11th हाउस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। उसी प्रकार ये बताओ सबसे कमजोर अपोक्लिम हाउस कौन सा होगा और सबसे मजबूत अपोक्लिम हाउस कौन सा होगा। सबसे सबसे कमजोर कमजोर थर्ड। थर्ड हाउस और सबसे बली है जो 12th हाउस। वेरी गुड, क्यों, उत्तरोत्तर बली, यानी अपोक्लिम में 3 से बली 6, 6 से बली 9, 9 से बली 12। अपोक्लिम जब संज्ञा पे बात करेंगे, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। उसी प्रकार जब केंद्र की बात करेंगे। अब आ जाओ अगले पे, अगले पे आ जाओ। अब एक अगले पे एक कॉन्सेप्ट तुम लोगों को और सीखना है लाल किताब में, और वो कॉन्सेप्ट है केंद्र हाउसेस। केंद्र का मतलब होता है ट्राइंगल के तीनों साइड बराबर। आ ट्राइंगल विच हैज ऑल इट्स एंगल इक्वल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इक्वलेट ट्राइंगल, इक्विवेलेंट ट्रायंगल। इक्विवेलेंट ट्राइंगल। देखो केंद्र कैसे बनता है, जैसे इक्विलैटरल। ये एक पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है, और एक पॉइंट ये ले लिया, देखो ये केंद्र बन गया, ठीक है। तो यानी केंद्र होता है, केंद्र हाउसेस, अभी हाउसेस की बात हो रही है तो केंद्र लिख लो। 1, 5, 9 जो है वो केंद्र स्थान होते हैं। तो अब यहाँ पे तुम समझो कि लग्न जो है वो, सॉरी त्रिकोण, 1, 5, 9 त्रिकोण स्थान होते हैं। तो अब लग्न जो है वो त्रिकोण एक स्थान। भी है केंद्र, और सॉरी केंद्र तो लिखा ही हुआ है, त्रिकोण भी हो गई, त्रिकोण, ठीक है, और ये भी त्रिकोण भी हो गए, ठीक है, और ये भी त्रिकोण हो गया। तो अब क्योंकि लग्न जो है केंद्र और त्रिकोण दोनों होती है, इसलिए नॉर्मली केंद्र 4, 7, 10 पे ही हम लोग चर्चा करते हैं। कोई ये केंद्र भी है त्रिकोण भी है, तो इसके इसीलिए लग्न सर्वदा पावरफुल होती है। लग्न इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द चार्ट। क्यों, क्योंकि अब इसी में एक पॉइंट और बढ़ा लो, ये जो त्रिकोण के हाउस होते हैं इनको लक्ष्मी स्थान भी बोलते हैं। इससे पहले केंद्र के हाउसेस को क्या बोलते थे, केंद्र के हाउस। हम शायद गलत बोल गए। केंद्र के हाउस जो होते हैं वो विष्णु स्थान होते हैं, और त्रिकोण के हाउस लक्ष्मी स्थान होते हैं। इसको इंटरचेंज कर लो, दिमाग से निकल गया होगा मेरे, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी हो जाता है। केंद्र के स्थान जो होते हैं, केंद्र के स्थान विष्णु स्थान है क्योंकि वो हमें पालते हैं, ठीक है, प्रिजर्वर है। और लक्ष्मी स्थान जो होते हैं वो 1, 5, 9 होते हैं। और इसीलिए तुम लोगों ने ज्योतिष में क्या पढ़ा होगा कि केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों के मिलने से राजयोग बनता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्यों बनता है, सर। क्योंकि केंद्र जो है वो विष्णु स्थान है और त्रिकोण जो है लक्ष्मी स्थान है, और लक्ष्मी और विष्णु के मिलने से सब कुछ हो जाता है। किसी के जीवन में लक्ष्मी और विष्णु का साथ मिल जाए तो उसके लिए क्या बुरा है, तो सब बराबर हो गया। इसीलिए वो राजयोग कारक होते हैं केंद्र और त्रिकोण के ग्रह। तो त्रिकोण, अब हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं तुम लोगों को। तो त्रिकोण जो है, गजानन भाई बताओ, केंद्र, केंद्र और त्रिकोण, त्रिकोण कौन कौन से भाव त्रिकोण के भाव कहलाते हैं। सर 159। वेरी गुड। और उसमें कॉमन क्या है कि वन जो है वो जो है, 1 केंद्र में भी है और त्रिकोण में भी है। इसलिए देखो कुंडली में 2 सबसे पावरफुल चीजें होती हैं, वो होती हैं केंद्र और त्रिकोण। को लग्न, क्योंकि लग्न जो है केंद्र, बाकी अपोक्लेम पणफर बाकी सब चीजें केंद्र और त्रिकोण के नीचे आएंगी, हमेशा ध्यान रखो। सबसे पावरफुल होते हैं केंद्र और त्रिकोण। तो जिस हाउस में केंद्र और त्रिकोण की जिसको संज्ञा मिल जाती है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। और चार्ट में लग्न हाउस ऐसा हाउस होता है, फर्स्ट हाउस ऐसा हाउस होता है जिसको केंद्र और त्रिकोण दोनों होता है, इसलिए लग्न सर्वदा बली होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या है, पंचम भी त्रिकोण है, लेकिन पंचम त्रिकोण के साथ क्या है, पणफर है। यहाँ पर भी देखो नवम भी त्रिकोण है, लेकिन त्रिकोण के साथ क्या है, अपोक्लिम है, केंद्र नहीं आ रहा है।
केंद्र आएगा सिर्फ यहाँ पे, और केंद्र और त्रिकोण का यूनियन, केंद्र और त्रिकोण का साथ, केंद्र और त्रिकोण के ग्रहों की युति ही राजयोग कारक होती है। राइट? तो इसलिए केंद्र और त्रिकोण जहां पे, इसलिए लग्न को सर्वदा बली कहा गया है, क्योंकि लग्न इज बोथ केंद्र एंड त्रिकोण। विष्णु एंड लक्ष्मी आर टुगेदर सिटिंग इन लग्ना। राइट? तो इसलिए लग्न का हर ज्योतिष में, हर एस्ट्रोलॉजी में लग्न का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। राइट? तो ये हमने केंद्र भी सीख लिया, अब त्रिकोण भी सीख लिया। तो अब त्रिकोण में ये बताओ, त्रिकोण में अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैश है, बहुत दिमाग से जवाब देना मेरा, और जिसको आता हो तो वो तो बिल्कुल मत देना, जिसको नहीं आता वो दिमाग लगाना। त्रिकोण में कौन सा त्रिकोण जो है कमजोर होगा, कौन सा त्रिकोण जो है सबसे ज्यादा पावरफुल होगा? 1 सबसे ज्यादा पावरफुल होगा। अच्छा, तो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, और कमजोर कौन सा होगा? सर क्योंकि वो है ना, आपने बताया ना लग्न है वो, तो लग्न तो सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो तो हो ही गई, ठीक है। ऐसे त्रिकोण ही बताओ, लॉजिक कौन के सा हिसाब त्रिकोण जो से है सबसे ज्यादा पावरफुल होगा?